नमस्कार दोस्तों, मैं रोथिन बनर्जी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अकाउंट यूट्यूब चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा अकाउंटेंसी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कि मैंने देखा है बहुत लोग अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसका तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन उनको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता नहीं होता है। तो ये सब शब्द जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऊपर का जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला शब्द जो है यह है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इसका अगर हिंदी अनुवाद हम लोग करें तो पूंजी, मतलब बिजनेस शुरू कैसे करेंगे आप, इसके लिए तो आपको पूंजी चाहिए ना। तो पूंजी कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। काइंड मतलब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, ऑलरेडी फर्नीचर है, कोई मशीन है, उसको आप बिजनेस में लगा रहे हैं तो उसको काइंड बोला जाएगा। और कैश है तो कैश, वो तो नगद हो गया। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, मतलब बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने के लिए क्या लगा रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, कितना सामान लगा रहा है, उसको कैपिटल बोला गया है। हाँ, बिजनेस जब आपका चल रहा है तब चलने के दौरान इन बिटवीन आप और कैपिटल लगा सकते हैं, उसको एडिशनल कैपिटल बोला जाएगा, अतिरिक्त पूंजी। दूसरा शब्द होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये भी बिजनेस का मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। ड्राइंग्स का मतलब होता है अगर बिजनेस का मालिक, ओनर अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज या फिर प्राइवेट या फिर डोमेस्टिक, अपना घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजनेस से अगर पैसा उठाता है या फिर कोई सामान बिजनेस का लेके घर में चला जाता है, उसका इस्तेमाल करता है, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। आशा करता हूं ये दोनों शब्द का मतलब आप लोगों को पता चल गया। अभी तीसरा शब्द है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब उधार, मतलब बिजनेस का ओनर जो है, जो मालिक है, उसका कितना मार्केट में उधार है। अभी लायबिलिटीज का कई प्रकार है, टाइप्स है, जैसे कि आपका नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया, करंट लायबिलिटीज हो गया, या फिर आपका क्या बोले, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब होता है जो लायबिलिटीज एक लंबा समय के बाद आपको देना पड़ता है, मतलब 1 साल के बाद, माने फिक्स्ड लायबिलिटी बोला जाता है इसको। और करंट लायबिलिटी होता है जिसको आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर पेमेंट करना होता है, जो कि 1 साल या उससे कम समय के अंदर। तो ये हो गया लायबिलिटीज मतलब उधार, बिजनेस का। चौथा जो शब्द है वो है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। अभी संपत्ति का कई प्रकार हो सकता है। संपत्ति जैसे कि आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब जिसको टेंजिबल, अभी टेंजिबल इंटेंजिबल, इसमें भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है, टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उसको टेंजिबल बोला जाता है। और इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो आपका एसेट है। उसका मैं उदाहरण दूंगा। तो एसेट में भी कई प्रकार है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिर करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट जो कि आपका बिजनेस में आपने खरीदा, मान लीजिए मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो बिजनेस में आपका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, तो उसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। और करंट एसेट मतलब जिसको कि आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल या उससे कम समय के अंदर। बिल्कुल उसी के तरह लिक्विड एसेट भी होता है। लिक्विड एसेट वो होता है, करंट एसेट ही होता है, लेकिन वो सीधा कैश में कन्वर्ट हो जाता है बहुत कम समय के अंदर। इसीलिए इसको लिक्विड बोला जाता है। लिक्विड फॉर्म मतलब कैश फॉर्म में है। तो टेंजिबल तो आपको पता लग गया, टेंजिबल मतलब छू सकता है, देख सकता है। लेकिन इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। वो क्या होता है? बिजनेस का गुडविल होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट्स होता है, ये ट्रेडमार्क होता है, कई सारा।
तो गुडविल, ये सब इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन भी किया जा सकता है। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि गुडविल वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो चौथा पॉइंट समाप्त हो गया। पांचवा, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं। इसमें भी कई प्रकार होता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब आपने मान लीजिए बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपने मशीन इंस्टॉल किया, तो मशीन क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगा, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाएगा। उससे आपका जो इनकम होगा वो कैपिटल रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इंटरेस्ट आपको मिल गया, रेंट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। छठा पॉइंट होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। इसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कई प्रकार है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए मशीन इंस्टॉल किया, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा, तो इसीलिए आपने वो खर्चा किया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया मतलब आपका बिजनेस में डे टू डे जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैटेगरी में आता है। फिर सातवां पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक मतलब सामान। मतलब मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को 2023 को, तो आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2024 को। जिस दिन आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा उस दिन आपको देखना पड़ेगा आपके पास कितना सामान मौजूद है। जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब तो आप कैपिटल से शुरू किया था, आपने सामान खरीदा था, लेकिन 31 मार्च को जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उस दिन आप देखेंगे कि आपका कितना सामान बचा हुआ है, वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगला साल 2024 का अप्रैल 1 से वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इसको स्टॉक बोला जाता है। फिर 8 नंबर पॉइंट है डेटोर। डेटोर मतलब इसका अर्थ होता है कस्टमर। मतलब आपने किसी को सामान बाकी में बेचा तो उससे आपको पैसा पाना है, तो ये एसेट नेचर है, इसको बुक डेब्ट्स भी बोला जाता है। तो डेटोर का मतलब हो गया कस्टमर। फिर आ जाता है 9 नंबर पॉइंट क्रेडिटोर। क्रेडिटोर का मतलब होता है कि जिससे आपने सामान खरीदा उधार पे, जो आपको बिजनेस में आपको सामान प्रोवाइड करता है, सप्लायर हो गया आपका, तो उसको क्रेडिटर बोला जाता है। फिर 10 नंबर पॉइंट है प्रोप्राइटर। दोस्तों मैं जब शब्द सब बोल रहा हूं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके शब्द सबको लिख लीजिएगा, इससे आप लोगों को आसानी होगा। 10वां पॉइंट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। मैंने मेरा पिछला कई सारा वीडियो में मैंने प्रोप्राइटर के बारे में बोला था, तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेस का ओनर, मालिक। फिर 11 नंबर पॉइंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं आज दोबारा एक बार बोल देता हूं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। मतलब आपने कुछ दिया, उसके बदले में आपने लिया। मतलब क्या हो गया, आप मान लीजिए दुकान पर गए हैं, आपको कोई सामान खरीदना है, तो आप दुकानदार को क्या देंगे, पैसा देंगे, तो दुकानदार आपको सामान देगा। तो क्या हुआ, लेन देन हुआ। ये लेन देन कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए दुकान पे आप गया, सामान लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा आप बाद में देंगे, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन हाँ, हर लेन देन ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप शादी पे गया, तो शादी पे जाने से हम लोग क्या करते हैं, नई दुल्हन को देखने से हम लोग गिफ्ट देते हैं। लेकिन गिफ्ट देना क्या जरूरी है? क्या गिफ्ट देने से आपको खाना मिलेगा? क्या गिफ्ट नहीं देने से आपको खाना नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। तो गिफ्ट देने से भी खाना मिलेगा, गिफ्ट नहीं देने से भी खाना मिलेगा। तो इसको अगर कोई सोचेगा कि मैंने गिफ्ट दिया मुझे खाना मिला, इसको लेन देन पकड़ लूं, नहीं, ये गलत होगा, वो लेन देन नहीं है। लेन देन में, ट्रांजैक्शन में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना होगा। मतलब पैसों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। वो कैश भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। 12 नंबर पॉइंट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब किसी से आपको पैसा मिलना है, लेकिन वो बेचारा, उसका लायबिलिटीज इतना बढ़ गया, उसका संपत्ति से लायबिलिटीज उसका ज्यादा हो गया, तो उसको दिवाला घोषित कर दिया गया। दिवाला पर निकल जाना, मतलब दिवालिया हो गया।
तो उसको इंस्टॉलमेंट, वो आपका पैसा नहीं दे सकता, उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाएगा, मतलब दिवाला हो गया वो। 13 नंबर पॉइंट आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स, इसका सही उच्चारण है बैड डेट्स, DEBTS, डेट्स। कुछ लोग इसको डेप्ट्स बोलता है, डेप्ट्स गलत उच्चारण होगा, बैड डेट्स बोलिए, बी साइलेंट होता है। तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी से पैसा मिलना है, लेकिन किसी कारणवश उसका दुर्घटना में मृत्यु हो गया, या फिर उसका बिजनेस बंद हो गया, या फिर वो आपको चीटिंग किया, आपका पैसा मार के चला गया वो, तो आपका पैसा डूबा, तो आपका लॉस हुआ, इस लॉस को बैड डेब्ट बोला जाएगा। हाँ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी एक शब्द आता है। मान लीजिए आपने तो पकड़ लिया कि आपका पैसा डूब गया, बैड डेब्ट को आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, लेकिन एक दिन रास्ते पर आपको वो व्यक्ति मिल जाता है और आप उससे रिकवर कर लेते हैं पैसा, या फिर वो व्यक्ति खुद आके आपको पैसा दे देता है, तो उसको बैड डेब्ट्स रिकवर बोला जाएगा। 14 नंबर पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है रिहाई देना। मान लीजिए आप, अभी डिस्काउंट का भी कैटेगरी आता है, दो कैटेगरी है, एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, उसमें अगर डिस्काउंट मिलता है, मतलब छूट मिलता है, डिस्काउंट का हिंदी अनुवाद होगा छूट, मतलब 100 रुपया का सामान है तो आपको 90 में दे रहा है, तो वो छूट है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कैटलॉग प्राइस, जो मतलब लिस्ट प्राइस है, उसमें अगर सप्लायर आपको छूट देता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग मतलब हम लोग जर्नल में शो नहीं करता है। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब आप सामान खरीदने गए तो आपको दुकानदार बोला 500 रुपया, तो आप बोले नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं लेगा, तो दुकानदार आप उसको उसका स्टॉक खत्म करना है, उसने बोला ठीक है 400 में आप दे दीजिए, 400 रुपया दे दीजिए और सामान लेके जाइए, तो 100 रुपया आपको सीधा कैश डिस्काउंट छूट मिल गया, तो इसको कैश डिस्काउंट बोला जाएगा। अंतिम पॉइंट है डेप्रिसिएशन, 15 नंबर। इसके बाद मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को भी बोर फील होगा। तो अंतिम पॉइंट जो है ये बहुत मजेदार है, ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एसेट का जो वैल्यू है, वैल्यू डिक्रीज हो जाना, घट जाना। ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान में होता है, ऑटोमोबाइल सामान में होता है, सभी एसेट में नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट में होगा लेकिन सभी एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। डेप्रिसिएशन आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घट जाने को बोला जाता है। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा आज 20,000 रुपया देके, तो इसको आपने 2 साल चलाया, फिर मार्केट में मान लीजिए नया वर्जन का, नया एक मॉडल का मोबाइल आया, तो उस मोबाइल उसका फीचर भी बहुत अच्छा है, तो आपको वो मोबाइल लेना है। लेकिन ये मोबाइल भी जो आपने 2 साल पहले लिया था, ये भी अच्छा से चल रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप बेचने जाएंगे। मान लीजिए आप बेचने जाएंगे तो जितना में आपने खरीदा था 20,000 रुपया, क्या 20,000 में आप बेच पाएंगे? नहीं, उसका वैल्यू घट जाता है। क्यों घटेगा? क्योंकि आपने उस मोबाइल का इस्तेमाल किया, उसका यूज किया, इसलिए उसका वैल्यू घट गया। तो ये ज्यादातर डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं देगा। हाँ, इसका उदाहरण कैसे दूं? 20,000 में आपने सामान खरीदा था मोबाइल, आपने मान लीजिए 10,000 में बेचा, तो दुकानदार को आपने 20,000 दिया था, अभी हाथ में आपका 10,000 आया, बीच में से 10,000 गायब है, इसको आप छू भी नहीं सकता है, इसको आप देख भी नहीं सकता है, लेकिन ये सामान 10,000 रुपया तो गायब हो गया। तो डेप्रिसिएशन देखा भी नहीं जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये होता है, एसेट का वैल्यू घट जाता है। लेकिन सब एसेट में नहीं होता है, कुछ कुछ एसेट का वैल्यू बढ़ता है, उसको एप्रिसिएशन बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका दादाजी ने 50 बीघा जमीन लिया था बहुत पहले, 100 साल पहले, 50,000 रुपया में। 50 बीघा जमीन 50,000 रुपया में लिया था। क्या आज उसका वैल्यू 50,000 रुपया होगा? नहीं, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो जमीन का इस्तेमाल भी किए हैं, आपने उसमें खेती भी किया, आप उसमें रहे भी, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ गया। सोने का भी वैसा होता है, सोना, गोल्ड, हीरा का भी होता है। तो कई सारा एसेट है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। बढ़ जाने को एप्रिसिएशन बोला जाता है और घट जाने को डेप्रिसिएशन। तो आज के लिए इतना ही। ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सब शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगने से मेरा पुनः एक बार निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही कामना करता हूं।